हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्जुन एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मेकिंग कनेक्शन के स्किल्स एंड स्ट्रेटजीज 1 की। तो दोस्तों, ये हमारी नई सीरीज़ है जिसपे मेकिंग कनेक्शन स्किल्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर एकेडमिक रीडिंग 3rd एडिशन कैम्ब्रिज वालों की बुक है। उस पे हम सीरीज़ बना रहे हैं जो कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स के लिए प्रिस्क्राइब्ड है। तो ये जो हमारा वीडियो है ये यूनिट 1 स्किल प्रैक्टिसेस 1 के लिए है, स्किल्स एंड स्ट्रेटजीज 1। तो ये पहले वाला स्किल्स एंड स्ट्रेटजीज है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, आइडेंटिफाइंग मेन आइडियाज़। तो इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। हम स्किल प्रैक्टिस 1, 2 दोनों को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्किल्स एंड स्ट्रेटजीज 1, आइडेंटिफाइंग मेन आइडियाज़। दोस्तों, आइडेंटिफाइंग मेन आइडिया जो टॉपिक है, इसमें हमें राइटर ने ये बताने की कोशिश की है कि हर टेक्स्ट का एक मेन आइडिया होता है और उसको कैसे ढूंढना है। जब हमें पता लगता है कि मेन आइडिया क्या है, तभी हम उस टेक्स्ट को अच्छे से समझ सकते हैं और हमें रिपोर्ट करना है या फिर हमें उस पे बेस्ड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं या समझाना है या टीचिंग का लेक्चर देना है, कुछ भी करना है, हमें उस टेक्स्ट का मेन आइडिया जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो वो मेन आइडिया जानने के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हमें स्किल्स एंड स्ट्रेटजीज़ में समझाए गए हैं। तो उसने मेन आइडियाज़ को आइडेंटिफाई करने के पहले तो पता लगे मेन आइडिया होता क्या है। तो मेन आइडिया सबसे इम्पॉर्टेंट आइडिया होता है जो राइटर एक पैराग्राफ में एक्सप्रेस करता है, और वो मेन आइडिया को सपोर्ट करने के लिए वो बहुत सारी डिटेल्स देता है, एग्जाम्पल्स देता है, फैक्ट्स, नंबर, रीज़न देता है, जिससे हमें ये बात पता चल जाए कि यही मेन आइडिया है। तो ये आर्टिकल या ये जो टेक्स्ट है वो उसी के बारे में है। जनरली मेन आइडिया फर्स्ट 1-2 सेंटेंसेस में होता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार 1-2 जो सेंटेंसेस होते हैं, स्टार्टिंग के 1 या 2 सेंटेंसेस होते हैं, उसमें वो उसकी इंट्रोडक्शन भी दे सकता है। तो जो मेन आइडिया है वो कहीं पे भी पैराग्राफ में हो सकता है। कभी कभी ये डायरेक्टली नहीं लिखा होता, इसके लिए हमें पूरा पैराग्राफ भी पढ़ना पड़ता है। तो इस मेन आइडिया को एम्फसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए, राइटर इसको एंड ऑफ द पैराग्राफ पे भी रिपीट कर सकता है। कई बार अगला जो पैराग्राफ होता है उसकी जो फर्स्ट 1-2 लाइंस होती हैं, उसमें भी वो पिछले वाले पैराग्राफ के मेन आइडिया की बात करता है। तो कुछ हमारे पास स्ट्रेटजीज हैं जिससे हम ये ढूंढ सकते हैं कि मेन आइडिया को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये आइडियाज़ आपके लिए समझने बड़े ज़रूरी हैं, क्योंकि आपकी जो स्किल प्रैक्टिसेस होने वाली हैं, एक्सरसाइज होने वाली हैं, वो इन्हीं स्ट्रेटजीज पे बेस्ड है। सबसे पहले तो जैसे ही आप हर पैराग्राफ शुरू करेंगे तो आपने अपने आप से पूछना है, व्हाट इज़ द टॉपिक। राइटर क्या क्लेम क्या कर रहा है, कहना क्या चाह रहा है। कई बार राइटर जो है वो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन से पहले 2-3 सेंटेंसेस जो है वो शुरू करता है। इससे क्या है, हमारी एक पकड़ बन जाती है, हम बैकग्राउंड में जाके उस चीज़ को समझ सकते हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि ये मेन आइडिया नहीं है, ये मेन आइडिया से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। ये बात हमें याद रखनी बहुत ज़रूरी है कि मेन आइडिया जो है वो डायरेक्टली नहीं स्टेट किया जाएगा। इसके लिए आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। जैसे जैसे आप पैराग्राफ को पढ़ते जाएंगे, आप ये पाएंगे, आपको ये पता चलेगा कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मेन आइडिया को ही सपोर्ट करने के लिए राइटर ने दे रखी है। बार बार ऐसे सेंटेंसेस, कभी कोई एग्जाम्पल आ जाएगी, कभी कोई रेफरेंस दे दिया जाएगा, कोई पुरानी बात बता दी जाएगी, कोई टेबल दे दिया जाएगा। वो सारा कुछ किस लिए है कि राइटर वो बताना चाहता है कि मैं बात करने वाला हूँ, ये उसकी सपोर्ट में मैं दलीलें दे रहा हूँ उसके लिए। जनरली जो लास्ट सेंटेंस होता है पैराग्राफ का, वहाँ पे राइटर जो है वो मेन आइडिया को रिपीट भी करते हैं। तो आप नेक्स्ट पैराग्राफ के फर्स्ट सेंटेंस पे भी गौर कीजिए। कई बार वो पिछले पैराग्राफ की जो जिक्र है वो अगले पैराग्राफ के पहले 1-2 सेंटेंसेस में करते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ स्ट्रेटजीज। अब हम स्किल प्रैक्टिस 1 पे चलते हैं। तो स्किल प्रैक्टिस 1 में हमें एक पैराग्राफ दे रखा है और हमें उस पैराग्राफ का
जो मेन आइडिया है वो आइडेंटिफाई करना है। नीचे ABCD 4 सेंटेंसेस दे रखे हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट मेन आइडियाज़ बता रखे हैं, तो हमें चूज़ करना है इनमें से कौन सा मेन आइडिया है पैराग्राफ नंबर 1 का। तो बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है, इसके लिए हमें पैराग्राफ को पढ़ना होगा, उससे समझना होगा कि राइटर इसमें क्या बात करना चाह रहा है। तो आपके स्क्रीन पे वो पैराग्राफ आ रहा है, तो मैं इंग्लिश को रिपीट नहीं करूँगी, मैं उसको सिर्फ समझाऊँगी आपको। इंग्लिश आप सामने खुद पढ़ सकते हैं, तो अदरवाइज़ वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं टाइम सेव करने के लिए सिर्फ आपको लाइन बाय लाइन समझाती जाऊंगी कि आपको पैराग्राफ समझ आ सके, ताकि आप उसका मेन आइडिया चूज़ कर सके। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। जब लोग किसी बीमारी के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में सिर्फ फिजिकल इलनेस यानी कि शारीरिक बीमारी आती है, लेकिन जो मेंटल इलनेस है यानी कि जो दिमागी बीमारियां हैं, बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में वो भी बहुत बढ़ रही हैं। 2011 में यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में एक रिसर्च हुई और जिसमें उन्होंने पाया कि वो लोग, अमेरिका में वो लोग जो मेंटल इलनेस की वजह से अपने रूटीन के काम नहीं कर पाते, उनका नंबर 1987 से 2007 तक डबल हो गया, यानी कि बढ़ गया। ये 20 सालों में उनका नंबर बढ़ गया। ये वो मेंटल पेशेंट्स हैं जो अपने रूटीन का काम भी नहीं कर पाते। और ये जो बढ़ी हुई ग्रोथ है, इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई, ये बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रेज करती है मेंटल हेल्थ के बारे में। कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा भी मानते हैं कि ये मेंटल इलनेस इसलिए बढ़ी है क्योंकि अब कोई भी बीमारी को हम अच्छे तरीके से डायग्नोज कर सकते हैं। पहले तो दिमागी बीमारियों को बीमारी नहीं समझा जाता था, उसके लिए कोई प्रॉपर बीमारी का नाम नहीं था। तो अब क्योंकि सारी दिमागी बीमारियों के नाम हैं, इसलिए डायग्नोज बढ़ गया। तो इसलिए हमें एकदम से बढ़ा हुआ नंबर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब डॉक्टर्स को ट्रेन किया जाता है कि कोई मेंटल इलनेस जैसे डिप्रेशन है तो उन्होंने उसे रिकग्नाइज कर लिया है। ये एक्सपर्ट्स ऐसा भी मानते हैं कि लोग आजकल अपनी जो मेंटल इलनेस है उसके बारे में कंफर्टेबली बात भी कर सकते हैं डॉक्टर से, लेकिन पास्ट में मेंटल इलनेस को एक बीमारी नहीं, एक कमज़ोरी समझा जाता था और लोग इसके बारे में बात नहीं करते थे। मेंटल इलनेस का मतलब था कि वो पागल है, तो इसलिए लोग इससे बचते थे, इलाज करवाने से भी, कहने से भी। कुछ रिसर्चर्स ऐसा मानते हैं कि लाइफ दिन ब दिन ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती जा रही है, तो यही जो स्ट्रेस है वो एक इस तरह की बीमारियों को खुला न्योता दे रही है बढ़ने के लिए। हर 10 में से एक अमेरिकन जो है वो मेंटल इलनेस को फाइट करने के लिए दवाइयाँ ले रहा है। सो ये सारी डिस्कशन से ये बात क्लियर हो गई है कि अभी रिसर्च और होनी चाहिए, ताकि ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनका भी जवाब दिया जा सके। तो आपने देखा कि मैंने इस सारे पैरे को पढ़ के आपको एनालाइज करके बता दिया कि इसमें राइटर किस तरह की बात कर रहा है और इसका मेन आइडिया क्या होना चाहिए। जाहिर सी बात है वो मेंटल इलनेस की बात कर रहा है और किस तरह से डेवलपिंग, जो डेवलप्ड नेशंस हैं, डेवलपिंग नहीं, डेवलप्ड नेशंस हैं, जो नेशन पूरी तरह से डेवलप, जैसे उसने यूएस की एग्जांपल ली है, तो डेवलप हो चुके हैं, वहाँ पे मेंटल इलनेस किस तरह से बढ़ रही है, लोग किस तरह से ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। पूरा पैरा पढ़ के मुझे ये बात इसमें से समझ आई है। तो अब हम देखते हैं कि हमें नीचे क्या दिया हुआ है, किस तरह के ऑप्शंस दी हुई हैं इस मेन आइडिया की। तो सबसे पहले ए है, द नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस इज़ इंक्रीजिंग इन डेवलप्ड कंट्रीज़। जी बिल्कुल, यही ये बात को कहा गया है और बड़े अच्छे तरीके से कहा गया है। बी में हमें बताया गया है, द इंक्रीज इन मेंटल इलनेस इज रेजिंग सीरियस क्वेश्चंस अमंग मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स। ये बात के बारे में भी, इस टॉपिक के बारे में बात की गई है, लेकिन सारी बात इसी के बारे में नहीं की गई है। तो अगर मैं ए और बी में से देखूं तो मुझे ए ज़्यादा सही आंसर लग रहा है। बी के बारे में हाँ, मेंटल इलनेस बढ़ने से कुछ सीरियस क्वेश्चंस तो रेज हुए हैं, लेकिन सारी डिस्कशन इसके बारे में नहीं है, सिर्फ इसका हवाला दिया गया है। सी में 10% ऑफ अमेरिकन्स टेकिंग अ ड्रग टू फाइट सम टाइप ऑफ मेंटल इलनेस, इसके बारे में भी बात की गई है, लेकिन ये एक सिर्फ एग्जाम्पल थी, सारी डिस्कशन इसके बारे में नहीं है।
तो ए, बी और सी में से ए इज़ द राइट आंसर। तो डी को भी देखते हैं। मैनी हेल्थ एक्सपर्ट्स बिलीव दैट द बेटर डायग्नोसिस ऑफ मेंटल इलनेस एक्सप्लेन्स द इंक्रीज इन नंबर। तो ये जो है कि बहुत सारे हेल्थ एक्सपर्ट ये बिलीव करते हैं कि क्योंकि मेंटल इलनेस का अच्छी तरह से डायग्नोज हो पा रहा है, इसलिए नंबर इंक्रीज हुआ है। हाँ, इसके बारे में भी बताया गया है, लेकिन सिर्फ बताया गया है, इतना ही है। ये भी उसने सिर्फ एक हवाला देने के लिए, एक रेफरेंस देने के लिए ये जो सेंटेंस है वो यूज़ किया है, लेकिन पूरी डिस्कशन इसके बारे में नहीं है। तो ए, बी, सी या डी, उसमें से हमें ए ही लग रहा है जो हमारा मेन आइडिया डिपिक्ट कर रहा है यहाँ पे कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में मेंटल इलनेस से जो पीड़ित लोग हैं वो बढ़ रहे हैं। वो इस पैराग्राफ में यही समझाने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए, इस तरह से हमने सारा पैराग्राफ को एनालाइज किया और इसका आंसर ढूंढ लिया। अगर ये पेपर में आएगा तो आपको एज इट इज़ पैराग्राफ पूछा जाएगा और एज इट इज़ आपको इसका सिर्फ आपको एक टिक करना है या लिखना है ए। तो एग्ज़ाम में अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप इसका सिर्फ आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन का नंबर डाल के आप आंसर में ए लिखेंगे और आगे इसका पूरा सेंटेंस जो ए की ऑप्शन है वो पूरा लिख देंगे। द नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस इज इंक्रीजिंग इन डेवलप्ड कंट्रीज, ये पूरा सेंटेंस लिखेंगे ताकि जो एग्जामिनर है उसको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, वो आपका आंसर पढ़ते ही आपको पूरे मार्क्स दे दे। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा सेकंड सवाल है जिसमें ये बताया गया है, ये हार्ट डिजीज़ के बारे में है कि हार्ट डिजीज़ के बहुत सारे पॉसिबल ट्रीटमेंट हो सकते हैं। अगर डिजीज़ के बारे में जल्दी पता चल जाता है तो डाइट चेंज करने से या लाइफस्टाइल चेंज करना ही किसी टाइम काफ़ी होता है, लेकिन अगर कंडीशन सीरियस होती है तो मेडिसिन्स भी दी जा सकती हैं। बहुत से गंभीर केसेस में सर्जरी ही एक पॉसिबल सोल्यूशन नज़र आती है। बहुत सारे केसेस में सर्जरी लाइफ सेविंग भी होती है, बंदे की जान बच जाती है, लेकिन ये जो सर्जरी करना है इससे हमें बहुत सारे मेडिकल इश्यूज पे क्वेश्चन अराइज होते हैं। पहला ये है कि अगर हम जो रिसर्च हुई है इस पे, उससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम सर्जरी पे फोकस करते हैं तो डिजीज़ को के बचाव से हमारी अटेंशन जो है वो हट जाती है, क्योंकि हमारे दिमाग में ये होता है कि सर्जरी है ना तो कोई बात नहीं, सर्जरी करवा लेंगे। हम अपने लाइफस्टाइल को दुरुस्त करने के बारे में, क्योंकि पहला तो है हम लाइफस्टाइल को सही रखें, हम एक्सरसाइज करें, हम ज़्यादा तेल या घी वाली चीज़ें ना खाएं, हम ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, हम थोड़ा वॉक किया करें या अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा रखें, स्मोकिंग नहीं करें, ड्रिंकिंग नहीं करें। तो हम ये लाइफस्टाइल चेंज करने के बारे में हम सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें लगेगा कि देयर इज़ एन ऑप्शन अवेलेबल, जो सर्जरी है हम वो सर्जरी करवा लेंगे। दूसरा, सर्जरी के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। वो पैसा अदरवाइज़ हम लोगों को एजुकेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं जिससे हार्ट डिजीज़ से बचा जा सके, जैसे स्मोकिंग है, एक्सरसाइज करना है या अपनी फैट या डाइट को रेगुलेट करना है। जितना पैसा सर्जरी पे लगाना है गवर्नमेंट ने, या सर्जरी के लिए जो हॉस्पिटल्स या दवाइयाँ या दवाइयों के लिए जो रिसर्च है या जो इक्विपमेंट नीडेड है, उसके लिए पैसा लगाने के बजाय हम लोगों को एजुकेट करने पे यही पैसा लगा सकते हैं। और अगर हॉस्पिटल्स, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, अगर उन हॉस्पिटल्स के बाद पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि सर्जिकल ट्रीटमेंट ही करना है, यानी कि सर्जरी ही करनी है, तो डॉक्टर्स अननेसेसरी सर्जरीज करते हैं फालतू में, क्योंकि सर्जरी से डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल्स को बहुत फ़ायदा होता है, बहुत पैसा मिलता है। तो वो पेशेंट को बताते ही नहीं है कि आप एक्सरसाइज से ठीक हो सकते हैं या आप अपनी डाइट कंट्रोल करने से ठीक हो सकते हैं, क्योंकि उन हॉस्पिटल्स और डॉक्टर का यही रहता है, यही फोकस होता है कि पेशेंट को किसी ना किसी तरह से सर्जरी की तरफ लेके जाया जा सके ताकि हमारा मोटा पैसा बन जाए। क्योंकि सर्जरी के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्ट की हुई हैं, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, बहुत सारा स्टाफ है रखा हुआ है, तो इससे उन पे हार्ट सर्जरीज करने का प्रेशर बढ़ता है। तो ये हमारे वो पैराग्राफ के बारे में है। अब देखते हैं कि हमें ऑप्शंस कौन सी दी हैं मेन आइडियाज़ की। तो ए में है, हार्ट डिजीज़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द वेस्टर्न वर्ल्ड। जी हाँ, बात वो यही कर रहा है, लेकिन ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, मेन जो आइडिया है वो इसमें मिसिंग है। बी में है, देयर आर सेवरल वेज डॉक्टर कैन ट्रीट हार्ट डिजीज़।
इसके बारे में कोई ख़ास बात नहीं की हुई। हार्ट डिज़ीज़ के 3 वेज़ ज़रूर बताए हुए हैं, लेकिन सिर्फ इसकी बात नहीं हो रही है। तो ए और बी में से मुझे कोई भी ठीक नहीं लग रहा। सी में द यूज़ ऑफ हार्ट सर्जरी हैज़ रेज्ड सेवरल सिग्निफिकेंट मेडिकल इश्यूज़। हाँ, इसके बारे में उसने बात की है कि हार्ट जो सर्जरी शुरू हुई है, बहुत सारे मेडिकल इश्यूज़ जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, हमें रेज़ हो गए हैं। तो ए, बी और सी में से मुझे सी ठीक लग रहा है। D में research clearly shows that smoking, lack of exercise and a high fat content in our diet contribute to heart disease. जी हाँ, ये उसने सिर्फ एक वे में बताया है इसके बारे में, लेकिन जो मेन आइडिया है हमारा वो सी में है कि हार्ट सर्जरी का यूज़ करने से बहुत सारे मेडिकल इश्यूज़ रेज हो रहे हैं। सो सेकंड का आंसर सी है। अब हम थर्ड पे चलते हैं। ये बच्चों में छोटी उम्र में 5 साल से कम बच्चों में इन्फेक्शियस डिजीज़ से होने वाली मौतों के बारे में है, जो कि डेवलपिंग कंट्री में बहुत हो रही हैं। तो हर साल डेवलपिंग कंट्रीज़ में 5 साल से कम उम्र के मिलियंस, लाखों बच्चे इन्फेक्शियस डिजीज़ यानी कि जो मीज़ल्स, खसरा, काली खांसी और डायरिया से मर जाते हैं। तो अगर हम इनकी ट्रीटमेंट की बजाय सिर्फ बचाव पे ध्यान दें तो बहुत सारी जो डेथ्स का नंबर है वो कम हो सकता है। इनमें से कुछ डिजीज़ेज़ ऐसी हैं जो सिर्फ वैक्सीन से यानी कि सिर्फ टीका लगाने से या वैक्सीन डोज देने से ख़त्म हो जाती हैं। जनरली एक बच्चे को कुछ डोजेज़ ही चाहिए होती है वैक्सीन की। एक बार वैक्सीनेशन हो जाने के बाद बच्चे का जो एक नेचुरल प्रोटेक्शन है डिजीज़ के अगेंस्ट वो स्टार्ट हो जाता है। दूसरी तरफ बीमारी हो जाने के बाद उसको ट्रीट करना उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता और मोर ओवर ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। इसके लिए दवाइयाँ, हॉस्पिटल या मेडिकल डॉक्टर्स चाहिए होते हैं, एक्सपर्टीज़ चाहिए होती हैं, जो कि सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में अवेलेबल नहीं होती। तो हमने देखा इस पैराग्राफ में हमें बच्चों की जो बीमारियां हैं उनको किस तरह से स्ट्रेटेजिकली डील करना चाहिए उनके साथ, उसके बारे में हमें बताया गया है। तो इसकी अब ऑप्शंस देखते हैं हमारे पास मेन आइडियाज़ की क्या ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए में डिजीज़ लाइक डायरिया आर मोर कॉमन इन डेवलपिंग कंट्रीज़ दैन इन डेवलप्ड कंट्रीज़। तो इसके बारे में बात तो की है लेकिन सारी बात इसके बारे में नहीं की है, तो ए इज़ नॉट एन आंसर। बी, in developing countries millions of children die before their 5th birthday because of measles, whooping cough and diarrhea. तो ये तो इंट्रोडक्शन थी, ये भी मेन आइडिया नहीं है। सी, वैक्सीन्स आर एन इफेक्टिव येट सिंपल मेथड टू प्रिवेंट मेनी सीरियस डिजीजेस। तो इसके बारे में भी बात की है उसने, तो ये सिर्फ एक आइडिया दिया है कि वैक्सीन्स जो हैं वो इफ़ेक्टिव तरीका है बीमारियों को रोकने का। लेकिन फिर से मैं कहूँगी दिस इज़ नॉट द मेन आइडिया, और ए, बी, सी तीनों में से कोई भी मेन आइडिया नहीं है। अब हम डी को पढ़ते हैं। इफ़ द हेल्थ सिस्टम्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज एम्फसाइज डिजीज़ प्रिवेंशन दे कुड रिड्यूस द नंबर ऑफ डेथ्स इन यंग चिल्ड्रन। जी हाँ, ये जो रिसर्च है, ये जो पैराग्राफ है, ये इसी के बारे में है कि अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ बच्चों में डिजीज़ प्रिवेंशन के लिए डेथ्स रिड्यूस करना चाहते हैं तो उनको प्रिवेंशन पे, बचाव पे फोकस करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो स्किल प्रैक्टिस 1। अगले वीडियो में हम स्किल प्रैक्टिस 2 की बात करेंगे। आई होप कि आपको ये सब समझ आ गया होगा, एंड इफ़ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम फील फ्री टू कमेंट मी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो ऐसी और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ स्टे विद अस। थैंक यू।